हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्रैवल्स डिकोज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज एंड ये पार्ट होगा थर्ड। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट थर्ड के अंदर टॉपिक द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। आपने अभी तक बहुत कुछ जानकारी ली पार्ट 1 और पार्ट 2 से। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो आप उसको पहले देखना, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे तो आपको पार्ट थर्ड को समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड को। ड्यूरिंग द 19th century, tribal groups found that traders and money lenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages। 19th century के टाइम पे ये देखा गया कि जो ट्रेडर्स होते थे, व्यापार करने वाले लोग थे, व्यापारी थे, और जो मनी लेंडर्स थे, जो पैसा उधार दिया करते थे, वो फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा आने लगे, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट की जो प्रोड्यूस होती है, जैसे हनी वगैरह, गम वगैरह, जो रबर वगैरह जो फॉरेस्ट से मिलता है वो चाहिए होता था। और ये लोग क्या कहते थे कि हम तुम्हें कैश लोन भी देंगे और तुम हमारे यहाँ काम करोगे तो हम तुम्हें वेजेस भी देंगे, पगार भी देंगे। It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. Let us consider the case of the silk growers. अब इस प्रकार से तो बहुत सारी गुड्स थी, है ना, जो प्रोड्यूस होती हैं फॉरेस्ट के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे पर्टिकुलरली सिल्क ग्रोवर्स की, जो लोग सिल्क उगाते थे। सिल्क की साड़ी आपकी मम्मी ने कभी ना कभी पहनी होगी, या आपने मम्मी के मुंह से सिल्क साड़ी का नाम सुना होगा, तो ये सिल्क से बनती है। तो अभी हम एक केस पढ़ने वाले हैं सिल्क ग्रोवर्स को लेके, कैसे इन लोगों का प्रभाव पड़ता है सिल्क ग्रोवर्स के ऊपर। In 18th century, Indian silk was in demand in European markets. The fine quality of Indian silk was highly valued and export from India increased rapidly. तो 18th century के टाइम पे जो हमारे भारत में जो सिल्क होता था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होता था, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बाहर भेजा जाता था दूसरी कंट्रीज़ में। और ये जो एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना, इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना। तो अब हम सिल्क को इंडिया से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, इट मीन्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी। एज द मार्केट एक्सपेंडेड, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट ग्रोइंग डिमांड। और जैसे ही मार्केट बड़ा होने लग गया, लोगों की डिमांड्स बड़ी हो गई, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा करो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखो, ये एक और कम्युनिटी हमें दिखाई गई है, गोदारा वुमेन वीविंग। यहाँ पर बुनाई का काम कर रही हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है ये गोदारा। बात करी जाए अगर हजारीबाग की, तो हजारीबाग प्रेजेंट डे में हमें झारखंड में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर संथल कम्युनिटी पाई जाती है और ये कोकून्स को पालती है। कोकून्स क्या होते हैं? एक तरीके से कीड़े होते हैं, और इन कोकून्स की मदद से ही सिल्क मिलती है हमें, सिल्क, ठीक है, जिससे हम बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाते हैं। तो जो ट्रेडर्स डील करते थे सिल्क में, उनको क्या करते थे, एज ए एजेंट लोन देते थे वो लोग, और उन्हें ट्राइबल कम्युनिटी को के पास भेजा जाता था कि वो लोग लोन दे दें, उनको पैसा वैसा दे दें, और जो कोकून्स को वो रियर कर रहे हैं उसे ले आए। और ग्रोअर्स को कितना पैसा मिलता था? 3 से 4 रुपए मिलते थे जब वो 1000 कोकून्स देते थे, तो काफ़ी सस्ता है ये। These were then exported to Burdwan और गया, where they were sold at 5 times the price. इसके बाद जब कोई भी ट्रेडर्स 3 से 4 रुपए में 1000 कोकून्स लेता था, तो फिर उसको बर्दवान या गया जैसी देशों में, जगहों पे भेज दिया जाता था, और वहाँ पर 5 गुना ज़्यादा कीमत में इनको क्या करा जाता था? बेचा जाता था। The middlemen, so called because they arranged deals between the exports and silk growers, made huge profit.
और जो मिडिल मैन होता था, जो बीच का बिचौलिया जैसे कहते हैं, वो व्यक्ति जो होता था वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता था इससे। द सिल्क रोवर्स अर्न वेरी लिटिल, जबकि जो लोग इतनी मेहनत से सिल्क को उगाने में मदद कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत कम पैसा मिलता था। Understandably, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemies. और धीरे धीरे ट्राइबल ग्रुप्स को ये समझ में आने लगा कि ये जो व्यापारी हैं और ये जो मार्केट है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आइए इस पिक्चर में भी देखते हैं कि ये औरत क्या कर रही है। हजंग वुमन वीविंग अ मैट, ये एक मैट बना रही है, चटाई बना रही है। For women, domestic work was not confined to the home. They carried their babies with them to the fields and the factories. तो ये देखिए, इसका बेटा या बच्चा जो भी है, इसने अपने पीछे ऐसे बांध दिया कपड़े से और काम के साथ साथ अपने बच्चे की भी देखभाल कर रही है। यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाई जा रही है फिगर 10 के अंदर, और दो आदमी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कोल माइनर्स हैं बिहार के, और ये पिक्चर है 1948 की। कोल माइनर्स मतलब जो कोयले की खदान में काम करते हैं बिहार में, ये वो लोग हैं। इन द 1920s about 50% of the miners in the Jharia and Raniganj coal mines of Bihar were tribals. तो देखिए कि 1920s की बात करी जाए तो लगभग 50% जो माइनर्स थे, जो खदान में काम करते थे अंदर जाके जमीन के, वो लोग क्या थे? ट्राइबल्स थे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड suffocating mines. Mines was not only back breaking and dangerous, it was often literally killing. In 1920s, over 2000 workers died every year in the coal mines in India. और ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है, ये 50% थे या जो माइंस में काम करना होता है वो आसान नहीं होता, काफ़ी अंधेरा होता है और घुटन भरा रहता है माहौल। और लगभग 1920s में लगभग 2000 से ज़्यादा लोग हर साल मारे जाते थे सिर्फ माइंस में काम करने की वजह से, और बाकी भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं जब हम ऐसी जगहों पे काम करते हैं। द सर्च फॉर वर्क, काम की ज़रूरत तो सभी को होती है। जंगल में जब ये लोग ढंग से प्रोड्यूस करने नहीं दे रहे थे, तो ट्राइबल्स को भी अब काम की ज़रूरत तो पड़ी रही थी। The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribals were recruited in large numbers to work the tea plantations of Assam and coal mines of Jharkhand. They were recruited through contractors who paid them miserably low wages and prevented them from returning home. तो देखो, काम की ज़रूरत थी, लेकिन अब इनको काम भी कैसा मिल रहा है? या तो माइनिंग्स में मिल रहा है, या फिर टी प्लांटेशन के अंदर मिल रहा है जो कि असम में स्टार्ट किया, या फिर झरिया में कोल माइंस जो कि झारखंड में है, वहाँ इनको काम मिल रहा था। अब इतने खतरनाक काम के लिए भी इनको जो कॉन्ट्रैक्टर होता था काफ़ी कम पैसे देता था और ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता था कि दोबारा लौट के अपने घर भी नहीं जा पाते थे। आगे कुआ पीछे खाई जैसी सिचुएशन इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और ये मनी लैंडर्स और इन सब लोगों ने मिलकर क्रिएट कर चुकी है। अब हम एक क्लोजर लुक लेते हैं। Through the 19th century and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, restrictions on their practice, the new taxes they had to pay, and the exploitation by the traders and money lenders. देखो, इतना शोषण होगा, इतने टाइम से होगा, तो कोई तो हिम्मत वाला होगा जो आवाज़ उठाएगा, और वो एक आवाज़ जब उठती है ना, तो उसका साथ देने के लिए और भी बहुत सारी आवाज़ें आ जाती हैं। तो उसी प्रकार से हुआ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के टाइम पे कंट्री के अलग अलग हिस्सों में रिबेल करना स्टार्ट कर दिए इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, अगेंस्ट लॉज, अगेंस्ट जो भी पाबंदियाँ लगा रखी थी, इनके जो प्रैक्टिसेस थे, जो इनके कस्टम्स थे, उनको रोका जाता था टैक्सेस के ऊपर, इन सब के ऊपर। और जो भी शोषण कर रहे थे मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स, इन सब को लेके रिबेल्स हो गए।
The Coles rebels in 1831-32, Santals rose in revolt in 1855. तो जो ये कोल्स हैं ये भी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। इन्हें 1831 के करीबन एक साल तक ये रिवॉल्ट चला इनका। देन संथल्स के बारे में हमने पहले भी अभी पढ़ा था, इन्होंने भी रिवॉल्ट किया। देन बस्तर रिबेलियन हुआ सेंट्रल इंडिया के अंदर 1910 में, एंड वर्ली रिवॉल्ट महाराष्ट्र में हुआ 1940 में। द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट, और इनमें से एक ऐसे ही मूवमेंट है जो कि बिरसा मुंडा ने लीड किया था। बिरसा मुंडा की बात हमने स्टार्टिंग में की, अभी करी थोड़ी सी, और अब हम थोड़ा सा बिरसा मुंडा को थोड़ा सा डीप में ही देख लेते हैं। Birsa was born in the mid-1870s, son of a poor father. He grew up around the forests of Bohonda, grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhara. तो बिरसा मुंडा एक बहुत गरीब फैमिली से थे। जंगलों में घूमना, भेड़ बकरियां चराना, बांसुरी बजाना, नाचना, ये सब इनके काम थे। Forced by the poverty, his father had to move from place to place looking for work. As an adolescent, Birsa heard tales of the Munda uprising of the past and saw the Sirdar of the community urging people to revolt. तो अब इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि बिरसा के फादर को जगह से जगह घूमना पड़ता था कि उन्हें कोई काम मिल जाए। उस टाइम तक जो बिरसा था वो भी एक एडोलसेंट बन चुका था, ठीक है, मतलब एक किशोर अवस्था में पहुंच चुका था। ज़्यादा छोटा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, पर चीज़ों को समझ सके इतना बड़ा हो गया था। बिरसा ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी कि उसकी जो ट्राइब है मुंडा, उसके अंदर कितनी सारी अपराइजिंग हुई है पास्ट में पहले, और जो सरदार हुआ करते थे, या सिरदार लिखा है, जो सरदार हुआ करते थे, लीडर्स होते थे इनकी कम्युनिटी के, वो भी अब कह रहे हैं लोगों से कि तुम रिवॉल्ट करो। They talked of a golden age when the Mundas had been free of the oppression of the Dikus and said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored. ये लीडर्स क्या बता रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारी गोल्डन एज होती थी हम मुंडास की, और कोई भी हम पे पाबंदी नहीं होती थी, हम अपनी मर्जी से रहते थे, अपनी मर्जी से खाते पीते सोते थे, इस तरह की बात। They saw themselves as descendants of the original settlers of the region, fighting for the land, मुल्क की लड़ाई, reminding people of the need to win back their kingdom. मुंडास का क्या मानना था कि हम अपने यहाँ के जो ओरिजिनल सेटलर्स थे, जो सबसे आके पहले इस धरती पे बसे, हम उनके वंशज हैं, और फिर भी हमें ज़मीन के टुकड़े के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, हमें अपने मुल्क की लड़ाई करनी पड़ रही है। हमें क्या करना होगा, लोगों को समझाना होगा और अपनी ज़मीन को वापस लेना होगा। बिरसा went to the local missionary school and listened to the sermons of missionaries. There too he heard it said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of heaven and regain their lost right. बिरसा कहाँ गया, लोकल मिशनरी स्कूल में गया, और वहाँ पर भी क्या उपदेश दिया जा रहा था कि अगर मुंडास चाहें तो अपने जो घर गृहस्थी का ये जो किंगडम इन लोगों ने पहले बसाया था कई सदियों पहले, इसको वापस ले सकते हैं। अभी जो अधिकार इनसे दूर हो गए हैं, उन अधिकारों को वापस पा सकते हैं। This would be possible if they became good Christians and gave up their bad practices. लेकिन मिशनरीज जो कि क्रिश्चियंस होते हैं तो इतना अच्छा भला तो चाहेंगे नहीं ना, वो चाहेंगे कि कन्वर्ट हो जाए। बुरा मत मानना अगर कोई क्रिश्चियन मेरी इस वीडियो को सुन रहा है, क्योंकि मैं हमारे इंडियन क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ जो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए थे, जो वो क्रिश्चियंस थे, उनकी बात कर रही हूँ मैं। इन लोगों का कहना था कि आपको आपकी ज़मीन की चीज़ें, टुकड़े, सब कुछ मिल जाएगा, आपके अधिकार मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी मिलेगा जब आप ये हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाओगे। Later, Birsa also spent some time in the company of a prominent Vaishnav preacher. वैष्णव समझते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, तो ऐसे ही एक थे उपदेश देने वाले बहुत ही फेमस वैष्णव प्रीचर, इनके साथ काफ़ी समय बिताया बिरसा ने। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and pity. जो जनेऊ पहनते हैं उस तरह का धागा इन्होंने पहना पवित्र, और इम्पोर्टेंस को जाना पवित्रता की। Birsa was deeply influenced by many of the ideas he came in touch with these.
growing up years. तो बिरसा धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे, जैसे जैसे वो पढ़ रहा था इन संत महात्मा के साथ रह के उसको इंस्पायर करने लगे आइडियाज. His movement was aimed at reforming tribal society. He urged the Mundas to give up drinking liquor, clean their village, and stop believing in witchcraft and sorcery. बिरसा ने अपने लोगों को क्या बोला कि तुम्हें भी खुद को बदलना होगा, शराब पीना बंद करना पड़ेगा, अपने खुद की सफाई रखो, अच्छे से रहो, अच्छे काम करो, गलत काम छोड़ दो सारे. But we must remember that Birsa also turned against missionaries and the Hindu landlords. लेकिन एक और चीज है, बिरसा मिशनरीज के खिलाफ भी था, क्योंकि वो लोग क्या कह रहे थे कि हमें कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियंस में, तभी हमें सब कुछ अपना मिलेगा वापस. इसलिए बिरसा इनके भी खिलाफ था. दूसरा, जो हिंदू के जमींदार थे बड़े बड़े, उनके खिलाफ था, क्योंकि उन जमींदारों ने बहुत ज्यादा शोषण किया. He saw them as outside forces that were ruining the Munda way of life. मुंडा का मानना था कि मिशनरीज हो या फिर ये जमींदार हो, ये सब बाहर की व्यक्ति हैं, बाहर के लोग हैं जिन्होंने मुंडास की लाइफ को बर्बाद किया है. तो 1895 में बिरसा ने अपने जो भी फॉलोअर्स थे, क्योंकि बिरसा एक अलग ही पर्सनालिटी थे, काफ़ी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे, तो बहुत सारे फॉलोअर्स उनके बन गए थे. उन सबको बोला कि हमें अब दोबारा से अपना जो ग्लोरियस हमारा इतिहास रहा है, पास्ट रहा है, उसको रिकवर करना है, दोबारा से उस समय को लौटाना है अपने आने वाले लोगों के लिए. He talked of a golden age in the past, a Satyug, the age of truth, when Mundas lived a good life, constructed embankments, tapped natural springs, planted trees and orchards, practiced cultivation to earn their living. तो इसमें उसने बात करी बिरसा मुंडा ने कि वो गोल्डन एज, सतयुग, जहाँ पर सच्चाई की जीत होती थी, मुंडास खुशहाली से रहते थे, घर बनाते थे, अपना काम अच्छे से चल रहा था उनका, पेड़ पौधे लगाते थे, है ना, कल्टीवेशन करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था. दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथन एंड रिलेटिव्स. उस टाइम पे वो अपने भाइयों को नहीं मानते थे. यहाँ जो ये वर्ड आया ना ब्रिथरेन, इट मीन्स भाई, पर ये कौन सा भाई है? कम्युनिटी, जैसे एक कम्युनिटी के लोग होते हैं ना, बोलते हैं आपस में हम भाई भाई हैं, तो ये ब्रेथन वो होता है. और ब्रदर कौन होता है? जो आपका सिबलिंग हो, जो आपके मतलब आपके एक ही जो पेरेंट्स के जो भाई बहन होते हैं या कजिन वगैरह होते हैं, वो होता है ब्रदर. ब्रेथरेन वाला का मतलब होता है जो कम्युनिटी में भाई लोग होते हैं ना, वो जैसे बोलते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये वो वाला ब्रेथरेन है, वो वाला भाई है. एंड रिलेटिव्स, तो ये बिरसा मुंडा ने कहा कि हम लोग पहले कभी भी अपने भाइयों को या अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने ट्राइब के जो लोग होते थे उनको नहीं मारते थे, हम सच्चाई के साथ रहते थे. और अब क्या हो गया है कि ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, तो हमें दोबारा से अपनी वो खोई हुई जिंदगी वापस लानी है. बिरसा ऑल्सो वॉन्टेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, सेटल डाउन एंड कल्टिवेट देयर फील्ड्स. बिरसा क्या चाहते थे कि दोबारा से लोग जो मुंडा कम्युनिटी के हैं अपनी ज़मीन पे आके बस जाएं और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दें. What worried British officials most was the political aim of the Birsa movement, for it wanted to drive out missionaries, moneylenders, Hindu landlords and the government and set up a Munda Raj with Birsa at its head. अब इन सब बातों से ब्रिटिश ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि अगर इस तरह का मूवमेंट ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इन सरकार को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये ब्रिटिश लोग जो आ गए हैं हमारी धरती पर, इनको दिक्कत होने वाली है. क्योंकि बिरसा के मूवमेंट का क्या उद्देश्य था कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए हैं, ज़बरदस्ती लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, या जो ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, पैसा उधार देने वाले, जो लोगों का खून चूस रहे हैं, सरकार है ब्रिटिश सरकार, इस सब को उखाड़ के फेंकने की एम थी बिरसा मूवमेंट की. और यहाँ पर मुंडा राज चलाने वाले थे, जहाँ पर बिरसा एक हेड पोजीशन पे होते. द मूवमेंट आइडेंटिफाइड ऑल दीज फोर्सेस एज द कॉज ऑफ मिजरी द मुंडास वर सफरिंग.
मुंडा ने क्या पाया, मुंडा लोगों ने क्या पाया कि जितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सब इन फोर्सेस की वजह से आ रही। कौन कौन सी फोर्सेस? मिशनरीज, मनी लेंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। The land policies of British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land and missionaries were criticizing their traditional culture. क्या हो रहा था कि इनकी जो भी लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिश लोगों की काफ़ी बेकार थी, शोषण कर रहे थे ये मुंडास का। हिंदू लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स इनके ज़मीन को हड़प रहे थे और जो क्रिश्चियन ये मिशनरीज आ रहे थे ये इनके जो कल्चर है उसका मजाक बनाते थे और आलोचना भी करते थे, बुरा भला कहते थे कि क्रिश्चियन बन जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, मजबूर करते थे। ये भी कहते थे कि अगर अपनी ज़मीन वापस चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें तुम्हारी ज़मीन नहीं मिलेगी। As the movement spread, the British officials decided to act. They arrested Birsa in 1895. जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ा तो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने क्या सोचा कि अब तो हमें बिरसा को अरेस्ट करना है और उन्होंने अरेस्ट कर लिया 1895 में। कन्विक्टेड हिम ऑन चार्जेस ऑफ राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 years। क्या चार्ज लगाए कि तुम दंगे करवा रहे हो और 2 साल की जेल कर दी। When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather support. He used traditional symbols and language to rouse people, urging them to destroy Ravan, Bhikkhus and the Europeans and establish a kingdom under his leadership. 2 साल बाद जब बिरसा जेल से छूटे 1897 में तो वो गांव-गांव गए और लोगों से बोला कि एकजुट हो जाओ और ये जो रावण है इसे हमें अब यहाँ से निकाल फेंकना है। तो रावण किसको बोला है? रावण एक राक्षस की तरीके से इन्हें यहाँ पर दिखाना चाहे और रावण यहाँ पर किसको बोला गया है? डिकूस को और यूरोपियंस को। मतलब जो भी ये मनी लेंडर्स हैं और लैंडलॉर्ड्स हैं और ये जो यूरोपियन लोग हैं, ब्रिटिश पीपल हैं, इनको रावण कहा गया है और अपना किंगडम बसाने की बात करी गई है। Birsa's followers began targeting the symbol of Diku and European power. They attacked police stations and churches and raided the property of moneylenders and zamindar. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. तो बिरसा की बात से सब प्रभावित हुए और जो भी सिंबल्स थे जहाँ पर भी ये लोग रहा करते थे, ये सारे रावण रहा करते थे, डिकूज एंड द यूरोपियंस, उन जगह को जला दिया, तहस नहस कर दिया। फिर चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चर्च हो या जो भी ज़मीन मनी लेंडर्स ने हड़पी थी, ज़मींदारों ने हड़पी थी, वहाँ पर भी रेड कर दी प्रॉपर्टी पे और अपना एक वाइट फ्लैग आगे लेके आए। ये वाइट फ्लैग वो क्या सिंबल था? बिरसा राज का सिंबल था। In 1900, Birsa died of the cholera and the movement faded out. However, the movement was significant in at least 2 ways. अब क्या होता है, 1900 आते आते बिरसा की तबीयत खराब हो जाती है, कॉलेरा हो जाता है और उस टाइम पे तो इतनी कोई दवाइयाँ होती नहीं थी तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इस बीमारी से एंड ये जो मूवमेंट था ठंडा पड़ जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो बिरसा ने उठाया था, बिरसा मुंडा ने, काफ़ी अच्छा रहा 2 तरीकों से। जैसे फर्स्ट था, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर द बाय डिकूज। इतना तो झटका दे ही दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को बिरसा मूवमेंट ने कि इसके बाद जब बिरसा की डेथ हो गई उसके बाद भी इन लोगों ने ऐसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज लेके आए कि जो ज़मीन होती थी इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की वो आसानी से डिकूज लोग ना छीन सके। सेकंड क्या किया, इट शोज वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट कॉलोनियल रूल। दे डिड दिस इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स एंड सिंबल ऑफ स्ट्रगल। सेकेंड चीज़ उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर हमारे साथ अत्याचार किया जाएगा तो हमारे अंदर भी इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और जो भी इनजस्टिस हमारे साथ हो रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो ये 2 चीज़ें तो करके दिखा रही थी बिरसा मूवमेंट ने।
तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मैंने क्लास 8 की ज्योग्राफी भी करवाई है, क्लास 8 की साइंस भी करवाई है। आप चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट चैनल्स पे चेक कर सकते हैं। और कोई आप चाहते हो नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ तो वो भी मैं करूँगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद साधना।